इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ एनपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मुश्तबा जैदी जी हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। मुश्तबा जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगी कि आखिर मसला कहां फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका कहता है वो बातचीत के लिए तैयार है, दूसरी तरफ ईरान जो भी शर्तें रखता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, और अब लेटेस्टली टोटली अनएक्सेप्टेबल उसने ये बात कही है। तो क्या ये अलामत है कि क्या जंग आगे बढ़ेगी? देखिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसे चौराहे पे खड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं कि या तो उनको हार कबूल करनी होगी, या जंग शुरू करनी होगी, या अपने अलाइज को खोना होगा, या इलेक्शन हारना होगा। तो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए जो है उनके रोजाना हम देखते हैं कि बयानात बदलते हैं, क्योंकि हालात बदल रहे हैं। तो जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, और ईरान उनकी इस धमकियों में ना पिछले कई जो है 4 डेकेड्स में जो है उनके 40-45 साल में जो है उनके धमकियों में आया था, ना अब आने वाला है। क्योंकि अब तो ईरान एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में है, अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले 47 इयर्स में। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप को ही जो है कुछ अगर अक्लमंदी अगर कोई उनके कैबिनेट में है या किसी की वो सुनते हैं, तो करना होगा कि जंग खत्म कर कर जो है वहां पे अपनी कंट्री की भलाई के लिए सोचना होगा। इसीलिए कि खुद वहां के जो अपोजिशन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मार्क केली, वहां के जो साबिका नासा के जो बड़े पायलट थे, उन्होंने कहा है कि हथियार पूरे डिप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और इट्स गोइंग टू बी ए वनरेबल पोजीशन में रहेगा अगर अमेरिका, अगर क्योंकि खुद अमेरिकी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम जो है चाइना की तरफ हमारा तवज्जो रहेगा, रशिया की तरफ रहेगा, तो ये खुद एक हमको एक ऑड पोजीशन में रखेगा। ये उनका कहना था। तो बताना ये है कि खुद अंदर जो हालात है, डिफेंस के हालात है बुरे हैं, उनकी मईशत इकोनॉमी बुरी है, खुद अमेरिका के अलाइज जो है कोई उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ना जीसीसी उनका साथ दे रहा है, ना कोई नेटो उनका साथ देने के लिए तैयार है। तो अब एक चौराहे पे फंसे हुए हैं, जो है अगर वो भला चाहते हैं तो उसको जो है जंग खत्म करके ही जो है उनको आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल। और ईरान ने साफ कहा है कि वो मुकम्मल जंगबंदी चाहता है, और इसी को लेकर एनपी सिंह साहब, अगर ईरान कह रहा है कि वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का कुछ हिस्सा किसी दूसरी कंट्री के पास, किसी दूसरे मुल्क के पास वो रख देगा, लेकिन उसे उसके बरक्स मुकम्मल जंगबंदी चाहिए ईरान से लेकर लेबनान तक, तो क्या अब अमेरिका को इसमें भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है? क्यों वो बातचीत को लेकर राजी नहीं हो रहा है? कहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है? क्या इससे अमेरिका की हार दिखाई देती है? जी देखिए, इस समय जो उम्मीद थी और जो प्रपोजल भेजा गया था ईरान की ओर से अमेरिका को, और एक बात स्पष्ट थी कि दोनों ही देश और ज्यादा लड़ाई के पक्ष में नहीं है। स्थिति ईरान में भी इतना डैमेज हो चुका है, इकोनॉमी की स्थिति और जो भी वेपन थे काफी हद तक उनका नुकसान हो चुका है। लेकिन जो हौसला और जो जज्बा है और जो आईआरजीसी का एक वर्ग का जो अडामेंट है, एटीट्यूड, वो कहीं ना कहीं हालांकि प्रिवेल किया उस बड़े वर्ग ने, जो पॉलिटिकल भी था और आईआरजीसी का भी एक गुट था, कि आगे हम भी नहीं चाहते कि लड़ाई हो, क्योंकि आम आदमी को ही उसका कष्ट झेलना पड़ा है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा है। अमेरिका के पास भी स्थिति ये थी कि इंटरनल हो या ग्लोबल हो, क्योंकि ग्लोबल भी प्रेशर है, हर देश सफर कर रहा है, हर जगह एनर्जी क्राइसिस है, रेट बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन है, मंदी की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि अब युद्ध ना हो। लेकिन एक और एलिमेंट आ जाता है इस युद्ध में, वो आ जाता है इजराइल का। कहीं ना कहीं यूएस के डिसीजन में भी इजराइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, हम जो देख रहे हैं। और न्यूक्लियर जो है वो एक बहुत ही अहम मुद्दा था। इस युद्ध को शुरू होने का सबसे बड़ा मुद्दा ही न्यूक्लियर था, कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना हो, ताकि वो इजराइल या यूएस को फ्यूचर में, जैसा वो कहते हैं कि डेथ इजराइल एंड डेथ टू यूएस, जो इनकी पुरानी जो पारंपरिक एक लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को पर ईरान ने लचीलापन दिखाया, शायद बात भी इसलिए आगे बढ़ी, क्योंकि पहले वो एडमेंट थे कि हम न्यूक्लियर पर कोई किसी तरह की बात नहीं करेंगे। बट जैसा हम अलग अलग सोर्सेज से पता चल रहा है
कि उस पर भी उन्होंने एक लिमिट तक जाने के लिए हामी भर ली है। लेकिन अब इस युद्ध के बाद एक और जो मुद्दा जुड़ गया, जो अब से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो हॉर्मुज का है। क्योंकि सारी ग्लोबल इकोनॉमी, वहां से गुजरने वाला तेल जो है, वो हम देख ही रहे हैं प्रभाव क्या है, पूरे विश्व में क्या प्रभाव हो चुका है और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर ये ऐसी स्थिति बनी रही, दोबारा फिर से अगर लड़ाई वाले माहौल बनता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए भयावह स्थिति हो जाएगी। कहीं भुखमरी होगी, कहीं इतना इन्फ्लेशन होगा, तो जो वैश्विक विकास दर है, जाहिर है सबसे ज्यादा असर गरीबों पर होता है किसी भी देश में। तो कहीं ना कहीं प्रेशर दोनों तरफ है। लेकिन ये आउटराइटली कह देना कि हमें कोई भी शर्त मंजूर नहीं है, क्योंकि ईरान ने एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दी है कि अगर इस बार युद्ध विराम होता है तो ये परमानेंट होना चाहिए, मुकम्मल रहे और ये लंबे टाइम तक हो। इसकी एक गारंटी हो रिटर्न में कि अगर हम किसी को, थर्ड कंट्री को यूरेनियम देने के लिए एग्री हो जाते हैं, बट अगर वायलेट करता है यूएस इस अकॉर्ड को, तो हमें उसे वापस लेने का अधिकार होगा, हम भी वापस ले लेंगे। इस तरह से फ्यूचर में कोई लड़ाई ना हो, उनका जो फ्रीज कर दिया गया है फॉरेक्स, वो मिल जाए। तो तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो परमानेंट पीस की तरफ ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि जाहिर है आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ दोनों तरफ से होगा, क्योंकि एक बात कॉमन हो गई है कि अब इस समय दोनों देश लड़ाई नहीं चाहते हैं। और ईरान के लिए भी ये मौका है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से नेगोशिएट कर सकता है। जी बिल्कुल, ज्योग्राफिकली काफी स्ट्रांग पोजीशन में ईरान नजर आ रहा है और ये भी एक बड़ी वजह है कि चीजें यहाँ पर स्टेबल फिलहाल नजर आ रही हैं। लेकिन जंगबंदी को लेकर लगातार तजब्जुब बना हुआ है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, महेश सचदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है महेश जी। महेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जो पूरी तनातनी देखने को मिल रही है, ईरान की पोजिशनिंग किस तरह नजर आती है कि तेल के रास्तों पर पकड़ भी है, खाड़ी में बढ़ता असर भी देखने को मिल रहा है और खुलकर चुनौती भी दी जा रही है। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि तेहरान अब बैकफुट पर नहीं बल्कि पूरे भरोसे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में खड़ा है? कुछ हद तक ये सही है। इसके कई वजहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ईरान की जो सियासी जमात है या फौजी जमात है, उसके बीच में कुछ फराग हैं। और ऐसी हालत जब होती है किसी भी मुल्क में कि तशद्दुद भी होता है और मुअतदिल भी लोग होते हैं, तो कुल मिलाकर के लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो होता है वो तशद्दुद की तरफ से, अल्ट्रा नेशनलिस्ट की तरफ से हो जाता है। तो कोई भी जो भी समझौता कराना चाहता है या जो बातचीत के लिए लचीलापन दिखाना चाहता है, उसको वतन परस्त नहीं माना जाता। तो इसको लेकर के मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म का माहौल ईरान में बन चुका है। कोई भी जो सियासतदान है या फौजी है, वो ये दिखाना नहीं चाहता कि वो अमेरिकी या यहूदियों के सामने तो झुकने को तैयार है या कोई, क्योंकि उसके ऊपर फिर इल्जाम लगेगा कि उसने वतन को बेच खाया है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल से चीन की जो विजिट वजीर खारजिया अराक्ची ने पिछले हफ्ते की है, उसके बाद से कुछ सुर बदल गए हैं और ईरान का तशद्दुद बढ़ गया है। जो जैसा पहली मिसाल दूं कि 10 दिन लगाया ईरान ने अमेरिकी जो 14 नुक्ते का जो मसौदा था उसका जवाब देने में, और अमेरिकी ट्रंप और फॉरेन मिनिस्टर और बाकी लोग यही कहते रहे कि आज जवाब आ रहा है, आज जवाब आ रहा है पाकिस्तान के जरिए से, पर ऐसा नहीं हुआ। और ईरानियों ने जो जवाब दिया 10 दिन की मोहलत के बाद, वो जवाब इतना सख्त था कि कुछ घंटों के अंदर अंदर ही ट्रंप साहब ने उसको खारिज कर दिया पिछली रात को और कहा कि आई एम नॉट हैप्पी विद इट। तो लगता यही है कि चीन की तरफ से कुछ उनको यकीन दहानी दी गई है कि उनका जो साथ रहेगा। और ये इसलिए जरूरी है कि 3 दिन बाद 14 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप बीजिंग जाने वाले हैं और चीन के साथ जो मुज़ाकरात वहाँ होनी है उसमें ईरान सबसे बड़ा मसला रहेगा।
चीन ईरान का सबसे बड़ा तिजारी और इक्तिसादी शरीक है। जी। और फौजी सामान जो भी आता है वो ठीक। चीन से आता है। हाँ। और चीन ही इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी जी। रेलवे लाइन से ईरान के साथ राब्ता है। बिल्कुल, तो यानी क्या स्टेट ऑफ अब हॉर्मुज। जी, अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या वहां से कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा कि नहीं। मुश्तबा जैदी साहब, आपको क्या लग रहा है? जो कुछ चीजें महेश जी ने कही हैं कि चीन का इन्वॉल्वमेंट जो है इस पूरे तनातनी में किस तरह से हेल्पफुल नजर आएगा? क्या वाकई उसके जरिए से कोई बातचीत होगी या फिर मामला और उलझ जाएगा? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तो आज से जो आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में या इसी वीकेंड पे जो है मुलाकात है वहाँ चाइना के प्रेसिडेंट के साथ। मगर क्योंकि चाइना का अपना खुद नेशनल इंटरेस्ट वो पहले वो रखते हैं और उनको मालूम है कि चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी रही है पिछले खासतौर पे 10-12 साल में, हम देखेंगे कि जो BRI, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो उन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि जो पुराना सिल्क रोड रिवाइव करने की बात की थी, तो उसमें ईरान एक बड़ा अहम प्लेयर है उनके लिए। और उसमें उन्होंने उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ईरान का वो साथ दे रहे हैं। और अमेरिका 2 दिन पहले चाइना के 5 जो सैटेलाइट जो कंपनीज होते हैं जो इमेजेस देते हैं उनको बैन कर दिया, वहां पे उन्होंने सैंक्शंस लगाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जा तो रहे हैं, मगर वो जो डिक्टेशन वाला मामला है कि हुक्मरानी वाला जो मामला है वो जाता नहीं है। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड वाला मामला है और वो हर एक को जो है अपनी चौधराहट दिखाना चाहते हैं। तो चाइना को भी दिखाएंगे, मगर क्योंकि चाइना हो या ईरान हो और रशिया हो, दे आर लाइक ए कूल प्लेयर्स। वो जो है जज्बात में नहीं आते हैं और आराम से अपने हित में जो बेहतर दिखता है वही करते हैं। इसीलिए कि चाइना को भी जो है इंटेंगलमेंट करने की बात की गई है, घेरने की बात की गई है। स्टेट ऑफ मलाक्का से हो या इंडोनेशिया से हाल ही में वो वहां पे जो ट्रीटी साइन हुई है, उसको जो है चाइना को भी जो है जो हालत है, माशी हालत तंग करने की जो है अमेरिका प्लान कर रहा है। तो ये चाइना बखूबी जानता है और ईरान भी जो है जानता है कि क्या रियलिटीज है। और वो अब जो ग्लोबल ऑर्डर बदल चुका है, अमेरिका को उसमें से होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसको लेकर रास्ता भी निकलना चाहिए, चाहे किसी के जरिए से भी निकले। लेकिन एनपी सिंह साहब, क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो दबाव नहीं सहेगा, क्योंकि अमेरिका की तो आदत रही है कि वो अपनी चीजों को मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ईरान की पोजिशनिंग की वजह से वो ये कह रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि अभी क्या ये जंग रुकेगी भी या फिर आगे बढ़ेगी? जो डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं, देखिए, जब नेगोशिएशंस होते हैं, कोई समझौता होता है, तो जाहिर है दोनों देश किसी न किसी रूप में असर्टिव होने की ट्राई करते हैं, अपनी ज्यादा से ज्यादा बात मनवाने की कोशिश करते हैं। और ईरान का भी यही करना है, क्योंकि अमेरिका को तो हमने देख ही लिया है कि लगातार ट्रंप साहब ही इतना प्रेशर टैक्टिक्स और इस तरह से फ्लीट उतार देना, डिस्ट्रॉयर उतार देना, इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, इतनी सारी मरीन फोर्स, तो ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स थी। और ईरान जो अपना रहा है कि हम किसी भी चीज के लिए नेगोशिएट तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी ये शर्तें मानी ना जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों की प्रेशर टैक्टिक्स है और समझौता भी चाहते हैं। देखिए, मेन मुद्दा है कि क्यों अभी भी संभावना बनी हुई है कि कहीं ना कहीं लड़ाई होने में दोनों का ही नुकसान है। दुनिया का तो है, लेकिन दुनिया के साथ ईरान भी बहुत ज्यादा लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि काफी नुकसान हो चुका है। और जैसा कि हमारे अभी प्रीसीडर्स बता रहे थे महेश सर, कि किस तरह से कोई भी ये मानने को या कहने को तैयार नहीं होगा कि हम अमेरिका के साथ कहीं भी लोअर लेवल पर चले जाएंगे, क्योंकि जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट वाली जो बात है, कहीं ना कहीं वो आ जाती है कि कोई भी ये नहीं दिखाना चाहता एक्सटर्नल वर्ल्ड को कि हम झुक गए। जिस तरह से ट्रंप साहब झुकाने वाली बातें करते थे कि ये नहीं करेंगे तो ये कर देंगे, दबाव था वो भी, ऐसा नहीं करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन उस प्रेशर में आए नहीं है। अब स्थिति बदल गई है, बदल रही है धीरे धीरे, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे कि लड़ाई हो और ये भी नहीं चाह रहे लड़ाई हो। तो मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं गुंजाइश है और उसका प्रयास जारी रहना चाहिए, और वो ईरान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और पूरे विश्व के लिए वही एक उचित रास्ता होगा।
जी जी ठीक है। महेश जी, जिस तरह से एनपी सिंह साहब ने भी कहा कि दोनों ही चाहते हैं और वो नजर भी आ रहा है, ईरान भी कह रहा है कि उसे मुस्तकिल सीज फायर चाहिए और वो अमन चाहता है। अमेरिका भी इस नुकसान से वाकिफ है कि उसको कितनी परेशानियां झेलनी पड़े और ये जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बातचीत नहीं बन पा रही है। तो आखिर ऐसे में डिप्लोमेसी कामयाब कैसे हो, क्या जरिया नजर आता है? क्योंकि किसी ना किसी को तो बातचीत माननी होगी या तो फिर शर्तों में कुछ नेगोशिएशन करना होगा, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसा पहले कहा कि ईरान का जो अंदरूनी सियासत और फौजी तबका है उसमें एका नहीं, और इस वजह से वहां पर तशद्दुद को लेकर के ही राय बन पा रही है। तो जो जब तक इस तरह का कोई एक सरबराह या रहबर नहीं वहां पर अच्छी तरह से कायम होता है वहां पर, और जो कि ऐसा बता सके कि लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन आपको, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि उसकी ये चीजें हैं वो क्लियर है, वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा, तो किन वजहों से आपको लग रहा है कि वहां पर एका नहीं है? एका है, पर वो एका जो है वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पर है। दूसरी तरफ जो पेच फंसा है वो चीन की तरफ से फंसा है। चीन को अमेरिका से कुछ रियायतें चाहिए जो कि उसे समिट में डिस्कस करनी है। वो ईरान के लिए कुछ लचीलापन अख्तियार करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि तेल 90% तेल ईरान का वो खरीदता है और वही उसको लड़ाई का सामान, रॉकेट का फ्यूल वगैरह देता है। तो लेकिन एवज में उसकी अमेरिका से उम्मीदें हैं कि ट्रम्प साहब ने जो चीन के माल के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, जो टैरिफ लगाए हुए हैं उनके सादिरात पर अमेरिका के लिए, और जो साथ में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जो रोक लगाई हुई है, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के लिए, ताइवान के लिए, साउथ चाइना सी के लिए, इन सब यानी मुखालफात को वो अमेरिका से कुछ रियायत चाहता है, और ये रियायत वो तभी देगा जब ईरान के इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी मुस्तफा ज़ैदी साहब आप दें, जो कह रहे हैं महेश जी के कोऑर्डिनेशन नहीं है ईरान में, और क्या चाइना अपनी डिप्लोमेसी इस जंग के रास्ते से हल करना चाहता है अमेरिका के साथ? देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो ईरान सबसे सुलझा हुआ प्लेयर है, और जो वादा खिलाफी रही है अमेरिका की जानिब से रही है, हम पिछले 20-25 साल की अगर हम डिप्लोमेसी देखेंगे, कंसिस्टेंट है। अमेरिका जो है, ईरान जो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन जो दे हैव द राइट टू इनरिच यूरेनियम, तो ये जो राइट टू इनरिच यूरेनियम है उसी लाइन को लेके वो चल रहा है। और अमेरिका और खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने उस जो 2015 में JCPOA की जो डील हुई थी IAEA के सामने, उसमें वादा खिलाफी अमेरिका ने की, उनके दोस्तों ने की, और उस पर किसी किस्म की जो है तनकीद भी अमेरिका को नहीं की। और जो अभी तक भी जो कंसिस्टेंट लगा हुआ है ईरान, उस पे जो है मौक़िफ़ पे अपना डटा हुआ है, और चाइना भी उनका साथ दे रहा है, रशिया भी जो है ईरान का साथ दे रहा है। तो यहाँ पे जैसा आयतुल्लाह खामेनी ने एक आज से साल 1.5 साल पहले कहा था कि हम अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि हमारे दुश्मन जो है अहमक है, बेवकूफ है। तो ये जो बेवकूफियां करते हैं, अमेरिकी पॉलिसी जो है वहां के हुक्मरान करते हैं, वहां की जो डीप स्टेट है वो करती है, और पूरी दुनिया को एक वनरेबल पोजीशन, एक जो है सबको परेशान करने वाली जो है हालात में जो है डाल चुके हैं, पूरी हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया भर हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो साफ अब नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया इस सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।